हेलो फ्रेंड्स। तो आइए हम पढ़ते हैं द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो जब 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर का युद्ध जीत लिया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन प्रदेशों की दीवानी प्राप्त हो गई। और इसके बाद जिस सरकार के रूप का गठन हुआ बंगाल में, उसे कहा गया डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आखिर ये डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे? वो इस वजह से क्योंकि एक तरफ कंपनी थी जिसके पास दीवानी का अधिकार था, और वहीं दूसरी तरफ नवाब था, बंगाल का नवाब, जिसके पास निजामत था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक तरह से देख सकते हैं कि एक साथ बंगाल में दो दो सरकारें चल रही थी, और ये दोनों सरकारें जो थी ये एक दूसरे से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट थी। और दीवानी का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन का अधिकार, यानी कि मालगुजारी लेने का अधिकार। दीवानी प्राप्त हो जाने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन बिल्कुल ही चेंज हो गई, पूरी तरह से बदल गई। और दीवानी के कार्य में मालगुजारी कलेक्ट करने के अलावा जस्टिस भी जस्टिस भी आंशिक रूप से देखना होता था, पूरी तरह से जस्टिस तो नहीं, लेकिन क्योंकि दीवानी में कुछ पार्ट्स होते थे जस्टिस के, वो भी देखना होता था। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दीवानी परफॉर्म करने के कंडीशन में नहीं थी, और वो दीवानी साथ साथ करना भी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने दो व्यक्तियों को नियुक्त किया, पहला बंगाल में और दूसरा बिहार में। बंगाल में उसने नियुक्त किया मोहम्मद रजा खां को, मोहम्मद रजा खां, और बिहार में उसने नियुक्त किया राजा सिताब सिंह को, सिताब रॉय को। मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब रॉय। और इसके साथ साथ दो ऑफिसेस उसने बनाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पहला मुर्शिदाबाद में बंगाल के लिए, और दूसरा पटना में बिहार के लिए। तो इस तरह से दीवानी का परफॉर्म करना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो इंडियन ऑफिशियल्स के थ्रू। और तो दीवानी तो पहले से कंपनी के पास थी ही, और इसके साथ साथ निजामत पर भी इनडायरेक्टली कंपनी ने अधिकार कर लिया। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जो नवाब था बंगाल का उस समय का, वो माइनर था, वो अंडर एज था। इस वजह से वो पूरे अपने पावर्स को परफॉर्म नहीं कर रहा था। वहीं जो कंपनी द्वारा बंगाल में बैठाया गया ऑफिशियल था मोहम्मद रजा खां, मोहम्मद रजा खां, इसको नायब सूबेदार की सारे पावर्स मिल गए, और ये इन एडमिनिस्ट्रेशन के पावर्स को कंट्रोल करने लगा इनडायरेक्टली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन पर भी अपना कंट्रोल कर लिया। और इसके साथ साथ जो कंपनी थी वो नवाब को 53 लाख रुपए एनुअल पेमेंट दे दी थी, ताकि जितने भी फौजदारी या फिर जितने भी मामले हैं उनको निपटाने के लिए। और ये जो मोहम्मद रजा खां, एक तरह से तो ये नवाब के अंडर में ही आता था, लेकिन इसको हटाने के, यानी जितने मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब रॉय, उसको नवाब रिमूव नहीं कर सकता था। उसको रिमूव करने के लिए कंपनी की परमिशन जरूरी थी, इजाज़त जरूरी थी। तो इस तरह से कंपनी का अधिकार हो गया एडमिनिस्ट्रेशन पर भी और दीवानी पर भी। इसके बाद ऐसा नहीं था कि ये जो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था ये बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। कुछ दिनों तक इसके शासन लागू होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद, इसमें प्रॉब्लम्स भी दिखने लगे। आखिर वो प्रॉब्लम्स क्या थे? प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही अच्छा सेनापति था, और इसके साथ साथ वो बहुत ही अच्छा प्रशासक था और कूटनीतिक भी था। तो रॉबर्ट क्लाइव इन सभी चीज़ों के सेंटर में, क्योंकि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो जब उसने डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लागू किया तो कंपनी की जो स्थिति थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, उसको बहुत ही ज़्यादा ताकत मिली, और उसके पावर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के एनुअल इनकम में
30 लाख पाउंड की भी बढ़ोतरी हुई। इस वजह से जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो बहुत ही खुश थे। लेकिन कुछ दिनों तक लागू होने के बाद ये जो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल था, इसके प्रॉब्लम्स दिखने शुरू हो गए। इसके जो रिजल्ट्स थे वो अच्छे नहीं दिखने लगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये जो सिस्टम था वो पूरी तरह से फेलियर था। फेलियर क्यों? इस वजह से क्योंकि आपने जैसा देखा बंगाल में एक साथ दो सरकारें चल रही थी, पहला नवाब का और दूसरा कंपनी का। तो नवाब के पास सारे ऑफिशियल्स थे, सारे आदमी उसके पास थे, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का पावर था, लेकिन उसके पास पूरा ताकत नहीं था, पूरा पावर नहीं था, क्योंकि कंपनी का कंट्रोल था नवाब के सारे ऑफिशियल्स पर इनडायरेक्टली। और इसके साथ साथ ही नवाब के पास सारे फंड्स नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने पाए, कंट्रोल करने पाए। और वहीं दूसरी तरफ कंपनी जो थी उसके पास सारे पावर्स थे, वो चाहती तो कर सकती थी, लेकिन उसके पास उतने ऑफिशियल्स नहीं थे, वो पूरा मैकेनिज्म नहीं था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म करने पाए। तो एक तरह से देख सकते हैं ये प्रैक्टिकली फेलियर था जमीन पर। इसके बाद एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो कंपनी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करना चाहती थी। उसका इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जो प्रशासन है वो अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं, उसमें कोई खामी है या नहीं, या प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि कंपनी के पास पावर थी और वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही थी और इन चीज़ों को वो नेगलेक्ट कर रही थी कि प्रशासन सही से चल रहा है या नहीं, सर नवाब को और फंड्स चाहिए या फिर और भी कोई चीज़ें। और इस तरह का जो उपेक्षा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा और नवाब द्वारा, इसका प्रॉब्लम सीधे जनता को उठाना पड़ा। बहुत ही प्रॉब्लम्स जनता को उठाने पड़े, और नवाब के पास जो पावर्स थे वो बहुत ही सीमित थे। इस वजह से जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने नवाब के ऑर्डर्स को मानने से इनकार करना शुरू कर दिया। नवाब जितने भी ऑर्डर्स पास करता था उनको वो नकार देते थे और उनका वो पालन करने से मना कर देते थे। इस वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होने लगे, और ये एक तरह से वाइस वर्सा भी शुरू हो गया। नवाब भी कंपनी के ऑर्डर्स को मानने से इनकार करने लगा और कंपनी के ऑफिशियल्स नवाब के ऑर्डर्स को मानने से इनकार करने लगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी अराइज होने लगे इस सिस्टम में। और इसके बाद जितने भी जमींदार्स बैठाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स कलेक्ट करने के लिए, उन पर दबाव बनाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स कलेक्ट करके दे। और इसके साथ साथ जो जमींदार थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी निकालना चाहते थे। इस वजह से जो जमींदार थे उन्होंने नॉर्मल जो पेजेंट्स थे उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उनका शोषण करना शुरू कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स कलेक्ट कर सके और प्रॉफिट बना सके। तो इस वजह से जो नॉर्मल पीपल थे, आम आदमी थे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। और जो कंपनी के अधिकारी थे उनके द्वारा जो अत्याचार किए गए और जमींदारों द्वारा जो अत्याचार किए गए आम आदमियों पर, उस वजह से उद्योग धंधे जो थे उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जो कुटीर उद्योग था वो धीरे धीरे बंद हो गया, और जितने भी शिल्पकार थे वो या तो अन्य दूसरे व्यवसाय में चले गए या फिर वो बेरोजगार हो गए। और इसके बाद जो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो आखिर 1772 में रिमूव हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये था हमारा वीडियो द डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।